आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण आपको हानिकारक बीमारियों से बचाने का एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। बच्चों को टीकाकरण कराना चाहिए, बच्चों का टीका लगना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। और आपने सोचा भी होगा कि ये किस तरह का प्रश्न किया मैंने। पर क्या आप जानते हैं कि बड़े लोगों का भी टीकाकरण होना बहुत जरूरी होता है? एडल्ट इम्यूनाइजेशन उसे कहा जाता है। वयस्क टीकाकरण क्या होता है, कितनी प्रकार का होता है, कौन कौन सी बीमारियों से ये बचा सकता है और क्यों जरूरी है एडल्ट इम्यूनाइजेशन, ये सारी बात आज का ये रेडियो डॉक्टर समेटे है। क्योंकि आज के हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर प्रताप सिंह। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। और आज डॉक्टर साहब को हमने स्पेशली इन्वाइट किया है कि डॉक्टर साहब आज हमारे श्रोताओं को आप थोड़ा सा एजुकेट करें कि क्या होता है एडल्ट इम्यूनाइजेशन। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, आपने इन्विटेशन कबूल किया, आप यहाँ आए समय निकालकर। स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। तो जैसा मैंने थोड़ा सा इंडिकेट किया है कि हम टीकाकरण पर बात करेंगे, तो ये जो वयस्क टीकाकरण है, एडल्ट इम्यूनाइजेशन है, एक्चुअली अगर हम इसको समझना चाहें क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारी लाइफ में? एक्चुअली जो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें एक इस्टेब्लिश प्रोग्राम है बच्चों के लिए, लेकिन एडल्ट्स के लिए अभी कोई इस्टेब्लिश या पूरा प्रोग्राम अभी नहीं है। लेकिन कुछ वैक्सीन्स हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई हैं एडल्ट्स के लिए। एक्चुअली इनका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो लॉन्ग टर्म डिजीज प्रिवेंशन होता है जी, उसमें बहुत कारगर है ये। और खासकर जो ऐसे वयस्क हैं जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, या किसी कैंसर की उनकी दवाई चल रही है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो उन इन्फेक्शन को आप अगर दूर रखेंगे तो जो एक मॉर्टेलिटी है या मॉर्बिडिटी है उसको आप दूर रखेंगे अगर आप बहुत सारे जो अवेलेबल वैक्सीन हैं उनको टाइमली लगवा लें। एक तो ये है। दूसरा जो है कि जब एक वैक्सीन अवेलेबल है एडल्ट्स के लिए, अगर एक मास को लग जाएगा यानी काफी ज्यादा लोगों को लग जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी सोसाइटी में। जो स्प्रेड होने का या कोई भी एपिडेमिक या पेंडेमिक होने का जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हो जाता है। जी जी। इसलिए एडल्ट वैक्सीनेशन को थोड़ा सा एक अवेयरनेस की अभी जरूरत है। इसको उस तरीके से अभी जो है प्रभावशाली रूप से नहीं देखा जा रहा है। तो मेरा यही है कि हम आने वाले समय में देखेंगे कि जो अडल्ट वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, ये भी ऐसे ही सक्सेसफुल या कारगर होगा जैसे हमारे पीडियाट्रिक या बच्चों वाले उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है डॉक्टर साहब। और आप जैसे डॉक्टर अगर यहाँ आकर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो जरूर हमारे जो श्रोता हैं वो बहुत ध्यान से सुनते हैं हमारा ये कार्यक्रम और इस चीज को समझते हैं कि जो भी यहाँ बताया जा रहा है वो उनकी हेल्थ के लिए कितना आवश्यक है। तो जैसा आपने कहा कि इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है और इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है, मोर्टेलिटी रेट भी कम हो सकता है। तो हम जरूर इस कार्यक्रम के दौरान जानने की आपसे कोशिश करेंगे, हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि किन किन कंडीशंस में ये वैक्सीनेशन की जा सकती है, कब नहीं की जा सकती है और कौन सी बीमारियों से ये बचा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एडल्ट वैक्सीनेशन पर। हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर प्रताप सिंह। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आपकी खैरियत तो हम रोज पूछते हैं आपसे। बिल्कुल पूछते हैं ना, आप भी आते हैं हमें खैरियत बताने के लिए। और अगर कोई परेशानी होती है तो जुड़ते हैं हमारे साथ और हमारे रेडियो डॉक्टर से शेयर करते हैं अपनी परेशानी और जानते हैं सही सही सटीक जवाब। तो आज भी आप जुड़ जाइए। आज हम बात कर रहे हैं वयस्क टीकाकरण या एडल्ट वैक्सीनेशन, एडल्ट इम्यूनाइजेशन पर। और हमारे साथ हमारे जो रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रताप सिंह, प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हमारे जो श्रोता है मुझे लगता है कि एक डाउट में होंगे इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि होता यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो इतना ज्यादा, जैसे आपने शुरू में कहा अभी, कि लोगों को पता है कि बच्चा हुआ है, उसको ये टीकाकरण, उसका एक कार्ड बन जाता है और लोग अलर्ट भी होते हैं कि बच्चे को बचाना है, इम्यूनिटी लो होगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें भी जरूरत हो सकती है
और कई बार हमें वही अवेयरनेस की कमी के कारण ऐसा कई बार होता है कि हमें नहीं रहता है। ऐसा ही एक प्रश्न हमारे पास आ गया है मैसेज के जरिए, हमें लिखकर भेजा है मोहम्मद इम्तियाज जी ने। सलमा बेगम भी साथ में है, जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली में रहते हैं। गुड आफ्टरनून शालिनी मैम एंड डॉक्टर जी, मेरी उम्र 39 ईयर्स है। जहां तक मुझे मालूम है कि मैंने कोरोना की वैक्सीन के अलावा कोई वैक्सीन नहीं लगाई है अभी तक। वैसे मुझे शरीर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ओवरवेट हूँ। 10 to 15 kgs मेरा वेट ओवर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे कौन कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए। तो एक तरह से पूरा प्रोग्राम का जो हमारा सार है वो इनके प्रश्न में आ जाता है। हाँ, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में आता है, उस तरीके इन्होंने सवाल पूछा। बहुत अच्छा सवाल है ये कि अगर इन्होंने कोविड के अलावा कोई और वैक्सीन नहीं ली है तो अभी जो है आज के समय में काफी सारी वैक्सीन्स हैं जो अडल्ट्स के लिए हैं और जो अप्रूव्ड भी हैं। तो सबसे कॉमनली जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स हैं और टेटनस वैक्सीन है, टी-डैप वैक्सीन्स हैं और अभी जो है टाइफाइड और जो मलेरिया और डेंगू की वैक्सीन है, इस पर ट्रायल्स चल रहे हैं। तो आने वाले समय में ये वैक्सीन भी अवेलेबल होंगी। अगर किसी को कोई तकलीफ है या कोई क्रॉनिक डिजीज है, जैसे डायबिटीज है या हार्ट की कोई उनको प्रॉब्लम है या किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में और एड ऑन हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा जो है इसमें एज का एक ब्रैकेट है जी। ठीक है। जैसे नीमोकोकल वैक्सीन है, नीमोकोकल वैक्सीन ऐसे सभी को लेनी चाहिए जिनको अंडरलाइन एडल्ट जिनको अंडरलाइन कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज है या ये क्रॉनिक किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, क्योंकि इनका जो रिकरेंट इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करेंगे और जो बार बार जो मॉर्बिडिटी होती है या उससे जो है जो जीवन को एक खतरा आता है वो दूर रहेगा। ठीक है। अभी जो है और एक वैक्सीन है, जैसे बूस्टर वैक्सीन आ गई है। अंडरलाइन मान लो उनको कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी है, तो आइडियली जो है जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको ये लेनी चाहिए। लेकिन अंडरलाइंग उनको कोई क्रॉनिक डिजीज है, लाइक फिर से मैं कहूंगा जैसे शुगर है, डायबिटीज है या कोई हार्ट की या कोई है, तो ऐसे उसमें बूस्टर जो वैक्सीन है वो पहले भी आप ले सकते हैं जी। ठीक है। तो बहुत सारी आपने बताई, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये एज ग्रुप्स क्या पर्टिकुलरली होने चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस एज ग्रुप में कौन सा वैक्सीनेशन कराना चाहिए जी। जो आमतौर पे अवेलेबल वैक्सीन्स हैं जो अप्रूव्ड हैं वो 18 से 45 साल की उम्र तक ले सकते हैं, अगर वो हेल्दी हैं, उनको कोई जो है तकलीफ या कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है। लेकिन अंडरलाइन कोई क्रॉनिक डिजीज है, जैसे मैंने पहले भी बताया काफी सारी तकलीफ ऐसी होती हैं, तो उसमें जो है ये जो अवेलेबल वैक्सीन हैं इनको पहले भी ले सकते हैं। ये वैक्सीन लेने से इनको बेनिफिट क्या होगा कि जो इनको रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। जैसे निमोनिया की वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, बूस्टर की वैक्सीन है। तो ऐसी वैक्सीन जो हैं आप 45-50 से पहले भी ले सकते हैं अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज है या कोई लंबी बीमारी जी। और अदरवाइज 45 के बाद भी ली जा सकती है। अदरवाइज जो है 45 का है, लेकिन जैसे हेपेटाइटिस ए है, बी है, तो ये तो रूटीनली जो है सभी को लेनी चाहिए। जी। बहुत सारी जानकारी अभी हमें आपके जरिए अपने श्रोताओं तक पहुंचानी है, लेकिन एक श्रोता एक समस्या के साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी, आप है रेडियो डॉक्टर में। रेडियो की होस्ट एंड दोस्त और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्टा का नमस्कार। जी चट्टा जी, आज बात करिए। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रताप सिंह हमारे साथ। हाँ जी, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बात जब अडल्ट वैक्सीनेशन की होती है तो अडल्ट एज 18 की होती है जी। अगर कोई हमारा यंगस्टर 18 की एज में भूल गया करवानी तो वो उसके बाद भी करवा सकता है। हाँ नंबर 2 के जो हमारे दिव्यांग जन है उनके लिए भी, जो 18 साल से ऊपर हैं, उनके लिए भी क्या वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है? एक दिव्यांग वो जो बाई बर्थ दिव्यांग है और एक दिव्यांग वो जो बाद में बर्थ के बाद दिव्यांग हुए, तो दोनों की अलग अलग वैक्सीनेशन होती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या इसके लिए कोई चार्जेस भी देने पड़ते हैं? कृपया बताने का कष्ट कीजिए। जय हिंद। जी धन्यवाद। जी, तो चड्डा सिंह, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो दिव्यांग जन हैं या नॉर्मल हैं, चाहे वो जन्म से हैं या बाई चांस जो है जन्म के बाद किसी कारणवश जो है कोई डिसेबिलिटी उनमें हो गई है, तो ऐसे केसेस में जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल्ड है वो सेम है। कुछ वैक्सीन जो हैं वो जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें अवेलेबल हैं, कुछ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो बाहर से भी परचेज करके लगवा सकते हैं। लेकिन जो शेड्यूल है वो चाहे वो दिव्यांगजन हैं या बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी हैं, शेड्यूल इज सेम। और हमें नेहा ने लिखा है जयपुर से कि प्लीज एडवाइस वैक्सीन्स फॉर विमेन।
तो खास तौर पर महिलाओं को, जो एडल्ट महिलाएं हैं, एक तो इसमें मैं चाहूंगी इसको डिवाइड कर ले हम। अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ वैक्सीनेशन की जाती है तो वो भी इस ब्रैकेट में हम कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव होती है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, जी, तो बहुत वो अच्छा, बताइए। बहुत अच्छा आपने ऐड किया है। हम इसको जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं जी। कि जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप में, तो उनके लिए जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन हैं, गार्डेसिल है और सर्विवैक है, वो अवेलेबल है। तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में हम उसको ले सकते हैं। जो प्रेग्नेंट हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी है, टीटी है या टीडैप जो है। टीडैप में जो है 3 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है, टेटनस है, डिप्थीरिया है और ए सेलुलर पर्टूसिस की जो वैक्सीन है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेगनेंट। बाकी जो शेड्यूल है वो सेम है, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं, तो इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो नेहा जी आपको जवाब मिल गया। और ये धर्मेंद्र कुमार सिंह जी ने अयोध्या उत्तर प्रदेश से में लिखा है, डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूं कि गर्भाशय कैंसर के लिए जो वैक्सीन सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, क्या उसे वयस्क महिलाएं भी लगवा सकती हैं? तो अभी इसी बारे में आप बता रहे थे कि इसको लगवाया जा सकता है, तो किस एज तक लगवाया जा सकता है? जैसे ये एक आपने बताया कि एडोलेसेंट के लिए जनरली ये लॉन्च हुई है सर्वाइकल कैंसर की, तो ये किस उम्र तक महिलाएं लगा सकती हैं? एक्चुअली जो वैक्सीन्स हैं, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन्स हैं, वो 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। एक है क्वाड्रीवैलेंट, एक है बाइवैलेंट। जो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन्स हैं वो हम 25 से 26 साल की उम्र तक लगवा सकते हैं। जो बाइवैलेंट है उसको हम अप टू 45 ईयर तक भी लगवा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अर्ली जो है वैक्सीनेशन आप करा लेंगे तो उसमें 2 डोजेज जो है दी जाती हैं, बट अगर लेट आप कराएंगे तो उसमें 3 डोजेज जो है वो 3 डोजेज देने का प्रावधान है। पर ये इफेक्टिव रह सकती है अगर 45 तक की एज में कराया जाए? अगर जितना पहले इसको लगवाएंगे वो इफेक्टिव है। हाँ, उसकी जो प्रोटेक्शन है वो बेटर रहेगी, उसका आउटकम अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा लेट कराएंगे तो हो सकता है, क्योंकि जो इसमें वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है कि आपको जो है जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी है उससे पहले आप लगवाएं, तो इसकी जो इम्यूनिटी है या प्रोटेक्शन है वो बहुत अच्छा और बेटर है। जी जी जी, तो इसको जल्दी ही लगवाना है और जितना प्यूबर्टी के स्टार्ट होने पे ही लगाया जाए तो उतनी अच्छी ये वर्क करती है। तो श्रोताओं, आज हम आपके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो आज के रेडियो डॉक्टर हैं, हमें बता रहे हैं एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में। ढेर सारी जानकारी उनसे हमें मिल रही है। आप भी अगर कुछ पूछना चाहें तो आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ सकते हैं 23421080 23421082 पर। हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं एडल्ट इम्यूनाइजेशन, एडल्ट वैक्सीनेशन पर। हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम मनोज है। जी, आप प्रश्न करें। मुझे नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जैसे मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी 9 इयर्स की एज में, तो अब मुझे मतलब कौन सा वैक्सीनेशन कराना चाहिए ताकि मैं आगे मेरी लाइफ सेफ रहे? तो जैसे आपने बताया कि बचपन में जो है आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो ऐसे केसेस में जो है काफ़ी वैक्सीन अवेलेबल हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल दी जाती है, तो वो आपको जरूर लगवाना है। दूसरा जो है न्यूमोकोकल वैक्सीन है, वो भी आपको लेनी है। हेपेटाइटिस ए है, बी है, ये वैक्सीन हैं। ये सारी वैक्सीन आपको एज पर प्रोटोकॉल लगवानी है। ये आपको आगे हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। जी, तो ये सारी ही लगाई जा सकती हैं। हमारे एक श्रोता है ये अनीता तेजवानी जी, डॉक्टर साहब ये पूछ रही हैं कि क्या हर साल हर वैक्सीन लगानी चाहिए? जैसे ये आप भी प्रश्न था कि आपने बहुत सारी वैक्सीन के नाम बताए, तो क्या सारी एनुअल ही लगती हैं या कुछ वंस इन लाइफ टाइम लगती हैं? तो ये जानना चाह रही हैं कि एडल्ट वैक्सीन एक बार लेनी होती है कि हर साल लेनी होती है? नहीं, जो वैक्सीन है उनका एक शेड्यूल है। ठीक है, कुछ वैक्सीन है जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है या हिप वैक्सीन हम बोलते हैं, वो हमको जो है हर साल लगवानी होती है, साल में एक बार जी। और ये भी जो वैक्सीन है ये स्ट्रेन के हिसाब से होती है। ठीक है ना। तो जो हमारा जो कंट्री है, खासकर जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, उसमें जो हम ये वैक्सीन लगाते हैं वो सितंबर टू अक्टूबर लगाते हैं। और ये जो वैक्सीन बनाई जाती है हर साल के लिए, ये उस स्ट्रेन के हिसाब से बनाई जाती है कि भाई कौन सा स्ट्रेन अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी जो है ट्रिपल वैलेंट जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है।
बाकी जो वैक्सीन है, कुछ वैक्सीन 10 साल के लिए हैं, कुछ वैक्सीन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई, तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो एज के साथ, और कोई तकलीफ है, जैसे किसी को मान लीजिए कैंसर हो गया तो उसकी दवाइयां चल रही हैं, उसकी वजह से क्या है कि इम्यूनिटी डिप करती है। तो ऐसे उसमें जो है आप जो है उस वैक्सीन के जो एंटीबॉडी टीटर्स होते हैं उन्हें करा के चेक कर सकते हैं कि प्रोटेक्टिव लेवल है एंटीबॉडीज का या नहीं है। अगर प्रोटेक्टिव लेवल कम है तो ऐसे में जो है मेरी सलाह ये है कि आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। अदरवाइज 1 या 2 कुछ वैक्सीन हैं जो एनुअली लगवानी होती हैं, फ्रिक्वेंटली लगवानी होती हैं, नहीं तो ये जो है लाइफ लॉन्ग देती हैं, या 10 साल 5 साल का इनका जो है इम्यूनिटी का प्रोटेक्शन टाइम है। तो आपने जैसे बोला कि वो कितनी इफेक्टिव है हम पता लगा सकते हैं, तो ये कैसे पता लगाया जाता है? ब्लड टेस्ट के जरिए? जी, इसके लिए जो है आपको जो एंटीबॉडी टीटर्स होते हैं वो करवाना पड़ता है, ठीक है। ब्लड से ही हो जाता है? ये ब्लड से होता है। और इस जो टीटर है उसकी स्पेसिफिक एक रेंज होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हेपेटाइटिस बी का अगर वैक्सीन किसी ने लगवाया है, अगर आपको उसका प्रोटेक्शन लेवल देखना है तो अगर ये 10 से ज्यादा है तो आप जो है प्रोटेक्टिव रेंज में आते हैं। अच्छा। अगर 10 से कम है तो फिर आपको बूस्टर डोज के लिए जाना चाहिए जी। तो इसीलिए जो है जो बाकी वैक्सीन हैं उसको भी हम जो है इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका जो प्रोटेक्शन है वो 100% है या नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई वैक्सीन लेने का प्लान कर रहा हो तो वो पहले एक ब्लड टेस्ट करा के देख सकता है क्या डॉक्टर साहब कि ये वैक्सीन मुझे लेनी है, पर मैं पहले देख लूं कि मुझे जरूरत है कि नहीं? क्या आप एडवाइस करेंगे? नहीं, कोई भी वैक्सीन लगाने से पहले कोई भी जो है इस तरीके का ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है, तो अपने जो है जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, उनसे बात कीजिए और वैक्सीन लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि प्रोटेक्शन जो है कोई बीमारी में हम इस तरीके से उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है वो आपको बार बार हो रही है, तो ऐसे केसेस में जो है वो एंटीबॉडी टीटर्स कराना चाहिए। दूसरा ये है कि जो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन होता है वो हर जो पर्सन है या जो इंसान है उसमें प्रोटेक्शन जो है डिफरेंट होता है। कुछ वैक्सीन जो है वो अप टू 90% जो है प्रोटेक्शन देती हैं, कुछ 95% देती हैं, कुछ 80% देती हैं। और जो पर्सन है उसकी इंडिविजुअल जो फिनोटाइप है, मान लीजिए कोई अंडरलाइंग उसको डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसमें जो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन है वो काफी अच्छा होता है। लेकिन किसी को डायबिटीज है, ओबेसिटी है, या किसी चीज की वो दवाई ले रहा है, कोई कैंसर की, उसमें जो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन है वो कम होता है। तो ऐसे केसेस में एंटीबॉडी जो है आप करा के देख सकते हैं, ठीक है। और अगर एंटीबॉडी टीटर आपका कम है तो आप जो है बूस्टर के लिए बूस्टर ले सकते हैं। अच्छा, तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी इंडिविजुअल किस तरह से आपकी इम्यूनिटी है, या आपका डॉक्टर एडवाइस करे कि आपके लिए ये केस पर्टिकुलर केस में आप कराइए इसको, तभी करना चाहिए। एक श्रोता वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर को भी नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए सर। मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोडी लोनी। जी यामीन सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम कुछ लोग स्टील वगैरह का, लोहे का काम करते हैं, कुछ ना कुछ लगता रहता है, जैसे कि फिर डॉक्टर को चोट लग गई तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया टेटनस का। क्या इसका ऐसा भी है जैसे कितने महीने बाद लगवाते रहे और कितने महीने तक इसका असर रहता है, ये बताएं आप। जो जिस तरीके का आपका प्रोफेशन है उसमें जो है आप बता रहे हैं कि स्टील का है, उसमें आपको चुभने का, लगने का जो है डर हो सकता है। टिटनेस का। तो टिटनेस की जो वैक्सीन आती हैं, टिटनेस की वैक्सीन आप लगाइए। यूजुअली जो टिटनेस की वैक्सीन का आपने पूरा वो लिया है, 2 डोजेज आपने ली हैं, तो 10 साल तक इसकी इम्यूनिटी जो है वो बन जाती है शरीर में। लेकिन 10 साल के बाद आपको अपना, या तो आप एक बूस्टर डोज लगा सकते हैं, या लग रहा है ठीक है तो एक एंटीबॉडी टीटर भी करा देख सकते हैं। अगर वो प्रोटेक्टिव रेंज में है तो दोबारा भी रिपीट कराने की जरूरत नहीं। और इसी तरह के कुछ और सवाल डॉक्टर साहब हमारे पास आ रहे हैं कि अपने इंडिविजुअल केसेस डिस्कस कर रहे हैं हमारे श्रोता। केडी त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, रांची में रहते हैं, 78 ईयर्स के हैं। आई गॉट इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी और इनका फिर ट्रीटमेंट हो गया, ये क्योर भी हो गए। देयर आफ्टर आई डिड नॉट टेक एनी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन उन्होंने उसके बाद नहीं ली है, पर ये हेपेटाइटिस हो चुका है इनको बी, तो अब ये इनको लगानी चाहिए कैसे? नहीं, हेपेटाइटिस बी अगर आपको इन्फेक्ट हो गया तो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है वो आपको कारगर नहीं होगी, ना ही आपको लगवानी चाहिए। लेकिन जो बाकी अवेलेबल वैक्सीन हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, नीमोकोकल वैक्सीन हैं, या टीडेप है, ठीक है, ये या जो है अभी जूस्टर वैक्सीन है, ये वैक्सीन आप लगवा सकते हैं जी। तो मतलब ये हेपेटाइटिस हो चुका है तो अब दोबारा होने के चांसेस नहीं होते। ऐसे केसेस में जो है जो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगी, वो कारगर नहीं है। जी। और ये मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से हमसे पूछ रहे हैं कि किसी महिला या व्यक्ति को ब्लड की कमी है और उसका वेट कम है, ऐसे में क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं?
एक्चुअली अगर उनको अनीमिया है या कोई तकलीफ है तो सबसे पहले आप उसको ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी से जुड़ी हुई हैं, अगर आप बीमार हैं कि क्रॉनिक किसी को डिजीज है तो उसकी इम्यूनिटी या जो वैक्सीन का इफेक्ट है वो पुअर इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो मैं ये सलाह दूंगा ऐसे केसेस में कि अंडरलाइंग जो है उसकी कारण क्या है खून कम होने का, उसको पहले ट्रीटमेंट कराइए। जब वो अगर महिला है या 10 या 11 से ऊपर हो जाता है हीमोग्लोबिन, उसके बाद ही आप जो है वैक्सीनेशन के लिए प्लान कीजिए। जी, और फिर कौन सी वैक्सीन? तो वो सारी वैक्सीन जो आपने सारी बताई, जो अडल्ट वैक्सीन हैं वो आप लगवा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। एक और इनका प्रश्न है कि क्या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? जी, क्योंकि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन भी एक तरह के जो है टेस्टेड केमिकल्स ही हैं, बट साइड इफेक्ट जो है बहुत नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ठीक है, बाकी कॉमन जो साइड इफेक्ट हैं यानी कि फीवर हो सकता है या जो लोकल एरिया है जहाँ पे वैक्सीन दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे रेडनेस आ सकती है जो 1 या 2 दिन में जो है सबसाइड हो जाती है। कभी कभी थोड़ा बहुत जो है एनाफाइलैक्सिस या क्योंकि प्रोटीन बेस्ड उनके स्टोरेज होते हैं उससे कभी कभी एनाफाइलैक्सिस होने का रिस्क होता है, लेकिन ये ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये जो सारी वैक्सीन्स मार्केट में आती हैं ये पूरा टेस्टिंग के बाद आती हैं। ठीक है, तो रिलेटिवली दे आर एब्सोल्युटली सेफ। बहुत थोड़े से समय के लिए थोड़ा आपको कंफर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी, हल्का सा पेन या कुछ, पर लॉन्ग टर्म जो है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका फायदा ही फायदा है। तो देखिए कोई एक चीज है जिसका फायदा ही फायदा है। नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा ये दिनेश शर्मा जी हमें लिख रहे हैं शिमला झुंझुनू राजस्थान से कि मेरी उम्र 70 वर्ष है, मैं पिछले 12 साल से हाइपरटेंशन की दवाइयां ले रहा हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, कृपया बताएं कौन सी वैक्सीन कितने अंतर से लगवानी चाहिए? आपको जो हाइपरटेंशन है। हाँ, आपको जो है सबसे पहले तो जो न्यूमोकोकल वैक्सीन हैं वो आपको लेनी चाहिए। दूसरा जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, हिप वैक्सीन है, ये दोनों वैक्सीन आपके लिए मैंडेटरी हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में जो है जो रिकरेंट निमोनियाज हैं, वायरल है, बैक्टीरियल निमोनियाज है, उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो कम से कम जो है आप ये 2 वैक्सीन जरूर लें। जी, आपने बार बार डॉक्टर साहब ये मेंशन किया कि इन्फ्लुएंजा वाला जरूर लेना चाहिए, सीजनल फ्लू। ये पहले इंडिया में इतना कॉमन नहीं होता था, हम सुनते थे कि बाहर विदेशों में लोग लेते हैं, पर आजकल हर कोई इसको कह रहा है कि लेना चाहिए, और खासतौर पर ये सितंबर अक्टूबर के टाइम ये एडमिनिस्टर किया जाता है। तो कोई खास वजह है या कोई खास इसका वो है कि इसको लेना इतना आवश्यक होता है? एक्चुअली इन्फ्लुएंजा या ये फ्लू तो पहले से भी होता था, लेकिन अब हमारा अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया है, हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। ठीक है, जो जनरल पब्लिक है वो भी अब अवेयर है, वो भी जो है अब जो है इन सब बीमारियों से बच के रहना चाहते हैं या प्रिवेंटिव कुछ ऐसे स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में जो वायरल निमोनियाज हैं, इन्फ्लुएंजा रिलेटेड जो निमोनियाज हैं, उनके लिए जो फ्लू वैक्सीन है वो बहुत कारगर है, हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये साल में एक बार आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा म्यूटेट करता है, हर साल इसका स्ट्रेन चेंज होता है। तो हमारे जो नॉर्थर्न इंडिया है उसमें हम सितंबर अक्टूबर में जो है ये वैक्सीन हम देते हैं। तो अभी आई थिंक ये टाइम चल रहा है ये वैक्सीन लेने का। मैं सभी से गुजारिश करूंगा जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, कि वो सभी जो है फ्लू वैक्सीन या जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो जरूर लगवाएं। जी, और ये आलोका हमें लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब नोएडा में रहती हैं, 52 ईयर्स ओल्ड हैं, कि लास्ट 2 ईयर्स से इनको विंटर्स में लंग्स और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो ये भी यही वैक्सीन ले सकती हैं क्या? जी, सबसे पहले कि एक्टिव अगर इन्फेक्शन है, आपको इन्फेक्शन जो है अभी चल रहा है, तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट कराना है। एक्टिव इन्फेक्शन में आपको कोई वैक्सीन नहीं लगवानी है। ठीक है, जब आप रिकवर्ड हो जाएं, फुल्ली हेल्दी फील करें, उसके बाद एटलीस्ट जो निमोकोकल वैक्सीन है, निमोकोकल वैक्सीन भी जो है, क्योंकि इनकी एज जो है वो 52 है, तो 2 तरह की निमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, PCV 13 है और एक पॉलीसैकेराइड 23। ठीक है, तो ये 2 वैक्सीन आपको निमोकोकल निमोनिया से बचने के लिए लगवानी पड़ेंगी, और दूसरी जो है जो फ्लू वैक्सीन है या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो हर साल आपको लगवानी पड़ेगी। जी, तो ये आप लगवा सकती हैं, और उम्मीद है आप जब हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं और आप नियमित रूप से हमें लिखती भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें लिखकर भेजा है अनीता जी ने कि मैं इम्यूनो सप्रेसेंट ले रही हूँ, तो एडवाइस करते हैं आप एडल्ट वैक्सीन मुझे? वो देखना पड़ेगा कि इम्यूनोसप्रेसेंट आप किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है या कोई क्रॉनिक और डिजीज़ है या किसी मैलिग्नेंसी या कैंसर के ट्रीटमेंट में ले रहे हैं। अगर कैंसर के उसमें ले रहे हैं तो कभी कभी होता क्या है कि जो लोग स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेते हैं, जो उसमें सीरो कन्वर्जन है, यानी कि जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन है या प्रोटेक्शन है, वो रिलेटिवली जो है कम होता है।
लेकिन ऐसे केसेस में जो है हम एक्स्ट्रा या बूस्टर डोज देके उसको इक्विवेलेंट या उसके बराबर लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव पार्ट ऑफ डिजीज में कोई वैक्सीन ना लें। जब आप बिल्कुल स्टेबल हैं, ठीक हैं, तो वैक्सीन आप ले सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा, नुकसान कम करेगा। आपने कैंसर का जिक्र किया डॉक्टर साहब, तो क्या कैंसर की भी कोई वैक्सीन अवेलेबल है? ऐसा जो है कैंसर की डायरेक्टली वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो कैंसर प्रिवेंटिव वैक्सीन हैं लाइक हेपेटाइटिस बी है, जो हेपेटाइटिस बी रिलेटेड हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या लीवर का जो कैंसर होता है वो काफ़ी अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। और दूसरा जो अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन की, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में गर्ल्स को दिया जा रहा है, इवन मेल्स को भी जो है हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं। अच्छा, मेल्स के लिए भी अवेलेबल है? हाँ, मेल्स भी जो है, जो एचपीवी वैक्सीन है ये आप लगा सकते हैं। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है उसको प्रिवेंशन करने में लॉन्ग टाइम में बहुत हेल्पफुल है। जी, तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं एडल्ट वैक्सीनेशन पर, वयस्क टीकाकरण। इस पर ढेर सारी जानकारी हमें मिल रही है। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, आप हमें फोन कर सकते हैं 011-2342-1080 और 2342-1082 पर। मैसेजेस हमें मिल चुके हैं और बहुत सारे मैसेजेस अभी हम शामिल करेंगे। आप भी अगर लिखना चाहें तो 9868107070 पर आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं एडल्ट वैक्सीनेशन के संबंध में अपने प्रश्न। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में हम आज बात कर रहे हैं एडल्ट वैक्सीनेशन पर। हमारे एक श्रोता डॉक्टर साहब वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो मैम को शालीनता से ही नमस्कार। जी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं डॉक्टर साहब राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही। उम्र मेरी 48 वर्ष है और वेट मेरा जो है 70-75-80 के आसपास केजी के जी, और ब्लड ग्रुप मेरा O पॉजिटिव है जी। तो सवाल मेरा ये है सर, ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जिसमें वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए? पहला सवाल मेरा ये। और दूसरा सवाल प्लीज वो मेरा ये है, थोड़ा बुजुर्गों काया वाला सवाल है कि मुझे सुई से सर बहुत डर लगता है, चाहे मतलब शुगर टेस्ट कराना हो या फिर जो है किसी डिजीज का इंजेक्शन लेना हो, तो क्या कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई ऐसी मेडिसिन है कि जिससे पहले बेहोश कर दिया जाए इंसान को, फिर राम जितनी सुइयां लगाते रहो? जी चलिए, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। वैसे मैं भी चाहूंगी कि पेनलेस वाली इंजेक्शंस आए, क्योंकि मुझे भी डर लगता है तो कुछ ऐसा आना चाहिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल पेन ना हो, बस पता चले कि हाँ निकाल दिया। देखिए कुछ जो वैक्सीन हैं वो थोड़ा सा जिनका जो रूट है वो पेनफुल हो सकता है, जैसे डीप इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, ये सब कुछ। लेकिन कुछ वैक्सीन हैं, सभी में नहीं, जो इंटरनेजल जो है स्प्रे उनका अवेलेबल है, बट लेकिन ज्यादातर तो इंजेक्शन ही है ना डॉक्टर साहब। बट ज्यादातर जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में ही है। बट ये जो वैक्सीनेशन है बहुत पेनलेस ही है, ये पेनलेस के बराबर ही है, ठीक है। बस इसमें जो है 1 2 3 5 से लेके आप 10 तक गिनेंगे जब तक आपका जो है इंजेक्शन वो लग जाएगा। मेरे तो यही है कि आप काउंटिंग करें और वैक्सीनेशन करा लें। दूसरा सवाल था कि ऐसा कौन से लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी जो है जो कि किसी को किसी प्रोटीन से एलर्जी है, क्योंकि काफी जो वैक्सीन हैं ये प्रोटीन बेस्ड हैं, या कोई भी व्यक्ति जिसको इम्यूनोडेफिशिएंसी है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वाले जो पेशेंट है, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी ऐसे हैं कि जिनको HIV इन्फेक्शन है, ठीक है, उनका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, वैक्सीनेशन टाइप है, वो थोड़ा अलग होता है। तो ऐसे उसमें जो है जिनको इम्यूनोडेफिशिएंसीज होती हैं उसमें लाइव वैक्सीन नहीं देनी है, उसमें जो है जो किल्ड वैक्सीन आती हैं उसी टाइप की वैक्सीन देनी है, ठीक है। ये क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन है या जो क्रॉनिक बीमार है, एक्टिव डिजीज में कभी भी वैक्सीन नहीं देना है। जब वो उस तकलीफ से उभर जाएं उसके बाद ही वैक्सीनेशन आपको शेड्यूल करना है, आगे प्लान करना है। नहीं तो कभी कभी क्या है कि वैक्सीन जो है, जो लाइव वैक्सीन होती हैं वो खुद जो है डिजीज कॉज कर सकती हैं कुछ लोगों में, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स में, ठीक है। जी जी। और एक और बहुत सारे श्रोता है जो HPV वैक्सीन के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसके बारे में काफी लोग अवेयर हो चुके हैं। तो इन्होंने लिखा है, लिखने वाले हैं डॉक्टर विजय वीर सिंह, और लिख रहे हैं कि मेरी वाइफ की एज 38 ईयर्स है, क्या वो लगवा सकती हैं? 38 ईयर है तो वैसे तो लगवा सकते हैं, क्योंकि जो बाइवेलेंट वैक्सीन है वो एडवाइजेबल है अप टू 45 ईयर, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट एडवाइजेबल इफ समवन इज सेक्सुअली एक्टिव। ये बेस्ट है, क्योंकि उसका जो सीरो रेस्पॉन्स है, जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो बहुत अच्छी नहीं है।
जी, मतलब बहुत ज्यादा उसका आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा उसका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो इतना नहीं होगा जो इन कंपैरिजन टू द जो, बट फिर भी कुछ थोड़ा बहुत तो हाँ, बाकी अगर ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, उनको लगता है कि वो अंडरलाइन कोई डिजीज है उनको या कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो ऐसे केसेस में बाइवेलेंट है, उसको अपने जो फिजिशियन है या कंसल्टेंट है एक बार उनसे कंसल्ट करके आप लगवा भी सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू इम्यूनाइजेशन जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो, अपना नाम बता दें। हाँ मैडम, मेरा नाम महेश गुप्ता है जी, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। जी महेश जी बताएं, कुछ प्रश्न है आपका डॉक्टर साहब से? मैडम, मेरी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जी, शॉर्ट में बता सकते हैं तो बता दीजिए। और अस्थमा का पेशेंट हूँ और मैं 62 साल की मेरी उम्र है। तो मुझे एक टीका आता है स्वाइन फ्लू का, इन्फ्लुएंजा जैसा है, क्या लगवाना चाहिए? जी, स्वाइन फ्लू की आप बात कर रहे हैं ना, H1N1 की बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। जी महेश जी, ये जो है आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, तो इसके लिए हो सकता है कि आपको इनहेलर या कभी कभी स्टेरॉइड भी लेने पड़ते होंगे। तो ऐसे केसेस में जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, जो हिव वैक्सीन है, ये आपको हर साल लगवानी चाहिए। और साथ में मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो भी आप लगवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और डॉक्टर साहब, ये हमें लिखकर भेजा है सनी कपूर ने, जर्मनी से ये मैसेज किया है। हेलो बोथ ऑफ यू, पिछले 3 साल से विंटर में ब्रोंकाइटिस हो जाता है, क्या इसका कोई इंजेक्शन होता है, आप बताएं। जी, ये जो विंटर में आपको ब्रोंकाइटिस हो रहा है, इसका अब देखना पड़ेगा कि ये एलर्जिक है या इन्फेक्टिव है। लेकिन फिर भी अगर रिकरेंट हो रहा है तो आप जो है जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है या न्यूमोकोकल वैक्सीन है ये जरूर लगवाइए। और अपना जो एलर्जी रिलेटेड जो एयरवे डिजीजेस हैं उसके लिए अपने आपको इन्वेस्टिगेट भी कराइए। जी, तो इनको अभी पता करना पड़ेगा कि किस तरह का है इनका ब्रोंकाइटिस। जी। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जैसे एक हमारे श्रोता हैं JB सिंह, नई दिल्ली के ही हैं, और इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर साहब 16 से 20 साल के आयु वर्ग के लिए जितनी वैक्सीन होती हैं वो मेरी लग चुकी हैं, तो कौन सी वैक्सीन अब और लेनी चाहिए? तो वो मुझे लगता है बहुत वेग सा इन्होंने प्रश्न किया है, लेकिन मैंने इसलिए लिया कि कुछ कंफ्यूजन हो गया अगर, तो आप इसको क्लैरिफाई कर दें। 16 से 20 तक में क्या लग जाती हैं, पहले ये बताइए। जो मोस्टली वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस बी है, ए है, ठीक है, या Tdap है, ये इस एज ग्रुप में लग जाती हैं। जैसे कोविड वैक्सीन सभी ने ले ली है, ठीक है, लेकिन कुछ एज स्पेसिफिक हैं, जैसे कि जूस्टर वैक्सीन है। जूस्टर वैक्सीन अगर आप हेल्दी हैं तो ये अबव 50 ही एडवाइजेबल है, अबव 50। इसी तरीके से जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, अगर आप एब्सोल्युटली हेल्दी हैं, अंडरलाइन कोई डिजीज नहीं है, तो जो 62 प्लस है उन्हीं के लिए एडवाइजेबल है, ठीक है। लेकिन अंडरलाइन मान लीजिए कोई किसी को ओबेसिटी है, डायबिटीज है, या कोई उसको किडनी डिजीज है, तो उसमें जो है ये वैक्सीन आप पहले भी ले सकते हैं। तो ये जूस्टर जो आपने वैक्सीन बताई, ये क्या शिंगल्स के लिए होता है? हाँ, जूस्टर जो है उसका दूसरा नाम सिंगल्स भी है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो कॉम्प्लिकेशन है इसमें बहुत सारे आपके स्किन पे ना फफोले जैसे हो जाते हैं, तो उसके बाद जो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया है वो बहुत पेनफुल है। वो जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज है उनको बहुत ज्यादा ये अफेक्ट करता है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है ये वैक्सीन है ये अप्रूव की गई है। तो ये 50 की एज तक लग सकती है? जी 50 के नहीं, ये जो अगर हेल्दी है, एब्सोल्युटली हेल्दी है, कोई अंडरलाइंग डिजीज नहीं है, तो 50 के बाद एडवाइजेबल है। 50 के बाद एडवाइजेबल। अगर अंडरलाइंग कोई क्रॉनिक डिजीज है तो 50 से पहले भी आप ले सकते हैं। जी, फोन लाइन पर श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो मैम। जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, कोई प्रश्न करना है तो नाम बता के कर लें। जी, मेरा नाम आयशा है, मैं मुजफ्फरनगर से बोल रही हूँ। जी आयशा जी। जी, मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि जैसे हमने इंजेक्शन लगवाया, हमें 8 दिन हो गए, मुझे एग वाला इंजेक्शन लगा था, लेडीज डॉक्टर ने लगाया था, उसके बाद मेरी गांठ नहीं सही हो रही है और डॉक्टर मेरे दूर है, तो मैं उनसे नहीं कर पा रही हूँ बात। तो सर बता सकते हैं मुझे कि प्रॉब्लम क्या है? मतलब गांठ नहीं सही हो रही है ये इंजेक्शन। ये आपने किस चीज का इंजेक्शन लगवाया है? सर लेडीज डॉक्टर से लगवाया था, मेरे एग नहीं बन रहे ना, उसके लिए इंजेक्शन लगाया था। ओके, तो ये जो है आपका लग रहा है कि इनफर्टिलिटी रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं। जी, ठीक है। हाँ जी, तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप उनको जाके मिलिए, उनको बताइए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो इंजेक्शन साइट है, थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से ना वो टाइम लगता है, उसमें रेडनेस आ जाती है, पेन होने लगता है। तो आप एक बार जाके उनसे मिलिए, उनको बताइए कि ये समस्या है या इसमें ये दिक्कत आ रही है। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है उपाय जो मतलब घर पर ही हो, नहीं, ये जो है आपको डॉक्टर से सलाह करनी पड़ेगी।
जी, धन्यवाद आयशा जी प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये हमें लिखकर भेजा है मनोज जी ने। अब बड़ा मुश्किल है इनको मैं कैसे बताऊं कि इन्होंने ये लिखा है, नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे एडल्ट इम्यूनाइजेशन के बारे में कुछ पूछना था। एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया और मुझे क्वेश्चंस भी पूछने हैं इनका। फिर बाद में एक प्रश्न भी आ गया है कि 9 साल की एज में मेरी, तो ये तो आपने फोन पे भी पूछ लिया था। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगी मनोज जी कि आपने प्रोग्राम मिस किया है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे श्रोता है जो प्रोग्राम मिस कर देते हैं, कभी लेट से फोन रेडियो पर जुड़ते हैं। हमारा कार्यक्रम आपको पता है 3 बजे एग्जैक्ट शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी कभी आप देर से जुड़ें। तो हम बताना चाहेंगे कि हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द हमारे जितने कार्यक्रम हो उनको हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर दें। तो अगर आप मिस कर गए हैं तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं। आकाशवाणी AIR हमारा यूट्यूब का एड्रेस है, उस पर जाएं, आप रेडियो डॉक्टर उसमें लिखें और रेडियो डॉक्टर के सारे प्रोग्राम आपके सामने, वहां पर जितने भी प्रोग्राम उसमें पड़े होंगे आप देख सकते हैं। और कोई पर्टिकुलर जो कार्यक्रम है अगर आप सुनना चाहें, अगर आपको डॉक्टर का नाम याद है या उस कार्यक्रम का शीर्षक याद है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं और सीधे उस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो जरूर अगर आपने मिस किया है तो आप थोड़े दिन बाद इस कार्यक्रम को भी सुन पाएंगे। और ये हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाह रही थी कि और भी बहुत सारे वैक्सीन होते हैं, जैसे रेबीज का वैक्सीन होता है। तो ये एक जनरल वैक्सीनेशन में तो नहीं आता है, लेकिन कहा जाता है कि जब किसी जानवर के काटने पे तो इसको लगाया जाए। तो इसके लिए क्या एक प्रोटोकॉल होता है या किसको लगवाना चाहिए? एक्चुअली जो रेबीज वैक्सीनेशन है, अगर किसी को डॉग बाइट है, हाँ जी, या कोई स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे हो गया है, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इसका, ठीक है। इसमें आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जाके ऑन द बेसिस ऑफ साइट एंड डेप्थ ऑफ द वुंड वो डिसाइड करेंगे कि केवल वैक्सीनेशन देना है या उसके साथ जो है इम्यूनोग्लोबिन्स भी आपको देने हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उसको जो है ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, तो ऐसे केसेस में वैक्सीन अभी लगाएंगे और इम्यूनोग्लोबुलिन भी देंगे। और ये 011728 इसका शेड्यूल है। और मोस्टली जो सरकारी अस्पताल हैं हमारे दिल्ली में, उनमें फ्रीली अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके भी कितने डोज लगते हैं डॉक्टर साहब? जैसे अगर बाइट हुई तो एक तो 24 घंटे के अंदर ही लग जाता है, जैसा मुझे जानकारी है। 5 टोटल 5 इसके डोजेज 5 डोज लगते हैं, टोटल 5 डोजेज हैं। लेकिन जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो उसका एक ही डोज है, वो फर्स्ट विजिट पे लगता है। तो वो एक ही लगता है? हाँ, वो एक लगता है, लेकिन वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम देते हैं वो डेप्थ वुंड का कितना है, सुपरफिशियल है, उसको ब्लीडिंग हुआ है, या जो हमारा हेड एंड नेक है उसके कितने पास जो है इंजरी हुई है, ठीक है। तो उसको डिसाइड करके जो भी वहाँ पे ऑन द ड्यूटी डॉक्टर होते हैं वो ग्रेड करके जो है उसको डिसाइड करते हैं कि केवल वैक्सीन देना है या वैक्सीन के साथ जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देने हैं। अच्छा, और ये पहला जो डोज है वो जल्द से जल्द लग जाना चाहिए, 24 घंटे के विदिन अंदर में? 24 आवर जो है आपको लगवा लेना चाहिए। और उसके बाद अगली जो डोज होती है वो हफ्ते भर बाद या 5 दिन बाद, उसका एक शेड्यूल होता है? उसका फिक्स शेड्यूल है। जी जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जी बताएं, प्रश्न करें। जी डॉक्टर साहब, मेरे को जो है ना ये शुगर की प्रॉब्लम है, तो मैं भी क्या टीके ले सकता हूँ? मेरी 48 ईयर्स है। आपको शुगर की तकलीफ है, और सबसे पहले मेरी ये सलाह रहेगी कि जो शुगर है उसको आप कंट्रोल रखें, रेगुलरली जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि शुगर की वजह से काफ़ी सारे जो तकलीफ होती हैं वो उनका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और जो वैक्सीन्स हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जूस्टर वैक्सीन है, या टीडैप वैक्सीन है, या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हैं, ये सारी वैक्सीन आप लगवाइए। हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब यही रेबीज की, तो हमारे एक श्रोता ने जानना चाहे कि रेबीज वैक्सीनेशन लगा ली है, पूरा कोर्स भी हो गया है, लेकिन उसके बाद विद इन एन ईयर डॉग ने बाइट किया है, तो क्या उनको दोबारा से पूरी वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी? नहीं, एक्चुअली इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो है उसमें देख सकते हैं कि उसका एंटीबॉडी टीटर कितना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ऐसे केसेज में जो है जो वैक्सीन का शेड्यूल है वो थोड़ा वैक्सीन का शेड्यूल चेंज हो जाता है, ठीक है। उसमें जो है जो नंबर ऑफ वैक्सीन है वो हम अप टू 3 कर देते हैं। अच्छा, मतलब 5 की जगह 3? हाँ, 5 की जगह 3 लगा देते हैं। और डिपेंड करता है कि उसका हेल्थ स्टेटस क्या है या रिस्क फैक्टर कितना है उसको, ठीक है। जी जी। और डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे ट्रैवलिंग के टाइम कहा जाता है कि कुछ वैक्सीन्स चेक की जाती हैं कि आपको लगी है कि नहीं, तो वो कुछ अलग वैक्सीन्स होती हैं क्या जो लोग अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं उनको लगानी पड़ती हैं? जी,
ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है। हर कंट्री का अपना एक प्रोटोकॉल है कि वहाँ उसका एंडेमिक जोन क्या है या कौन सी तकलीफ या बीमारी वहाँ पे ज़्यादा प्रिवलेंट है। ऐसे केसेस में जो है वो एडवाइजरी जारी करते हैं कि बिफोर एंटरिंग द कंट्री आप ये वैक्सीन लगवा के आइए, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन वैक्सीन हैं जैसे MMR है, मम्प्स मीजल रूबेला है, वो सभी को लेना चाहिए, ठीक है। और हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस B है, वेरिसिला वैक्सीन है। जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज एडवाइज करते हैं कि उनको येलो फीवर वैक्सीन जो है वो जो उनकी ट्रैवल एडवाइजरी है वो उसमें रिकमेंड करते हैं कि ये आपको जरूर लेनी है। तो ये कुछ खास वैक्सीन हैं। और जैसे कुछ अरब कंट्रीज में हम जाते हैं, अरब कंट्रीज में हज के लिए जाते हैं, ऐसे केसेस में हमेशा एडवाइस किया जाता है कि एंटर करने से पहले आप जो न्यूमोकोकल वैक्सीन हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि गैदरिंग बहुत क्लोज होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो जो वायरल इन्फेक्शन है उनका स्प्रेड होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हमेशा एडवाइजरी जारी करते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, न्यूमोकोकल है, ये भी लीजिए अलोंग विद द अदर वैक्सीन। और ऐसे ही कुछ कंडीशंस भी होती हैं डॉक्टर साहब, स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोफेशनल, जैसे अभी हमारे एक श्रोता ने बोला था कि उनका काम ऐसा है जिसमें बार बार उनको आयरन और उसमें काम करना पड़ता है, कट हो जाता है। तो इसी तरह की कुछ मेडिकल कंडीशंस जहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन में लोग होते हैं या रिस्क पे ज्यादा प्रोन होते हैं, तो वो कौन सा ग्रुप होता है? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या पैरामेडिक्स हैं, दे आर ऑलवेज एक्सपोज टू द इन्फेक्टेड। और हम कभी कभी हमें पता भी नहीं है कि उनको अंडरलाइंग जो है जैसे हेपेटाइटिस B है या और कोई तकलीफ है कि उनको हो सकता है और कहीं निडल प्रिक इंजरी हो जाए या किसी और तरीके से जो है उनके बॉडी का सॉल्यूशन है वो टच में आ जाए, ठीक है। तो एक ग्रुप हो गया कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। एक ग्रुप है जो नर्सिस वाला ग्रुप है, वो भी इसी में आएगा। दूसरा है जो वेटनरी हैं, ठीक है, जो एनिमल्स और इनके टच में आते हैं, इनको भी लगाना चाहिए। दूसरा आ गया कि जो फ्रिक्वेंटली जैसे जो आयरन रिलेटेड जो है, जैसे उनको हमेशा टेटनस टैक्सॉइड जो है रेगुलरली उनको लेना चाहिए और अपना टीटर का जो है उसको मेजरमेंट कराना चाहिए। और एवरी 10 ईयर जो है उसको आपको बूस्टर भी लगवाना है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो ये कुछ खास ग्रुप हैं जी। हमारे एक श्रोता ये जानना चाह रहे हैं, श्याम मित्तल जी है, रोहिणी से लिख रहे हैं, 74 इयर्स के, कि आपने जोस्टर वैक्सीन की बात की थी, तो क्या ये मंकी पॉक्स को कवर करता है? नहीं, ये जो है जो जोस्टर वैक्सीन है वो वेरिसिला रिलेटेड है, उसका अलग जो है वो प्रिवेंशन है। मंकी पॉक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। और मुझे एक मैसेज मैंने पढ़ा था, अभी मिल नहीं रहा है, पर प्रश्न बड़ा अच्छा था कि आपने बहुत सारे वैक्सीन बताए डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगी समय समाप्त होने से पहले एक बार आप वो वैक्सीन के नाम दोबारा से बता दें जो एडल्ट्स के लिए जरूरी है। लेकिन उनका प्रश्न ये था कि बहुत सारे आपने वैक्सीन बता दिए हैं, तो ये भी बताएं कि क्या हम सारे एक साथ लगवा सकते हैं या कोई गैप के बाद ये अलग अलग वैक्सीन लगवाने चाहिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि सारे वैक्सीन एक साथ लगवाना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट कुछ वैक्सीन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, दो जैसे Tdap है, Tdap में 3 वैक्सीन हैं, ठीक है। तो आप जो है ग्रुप में लगवा सकते हैं और डिफरेंट साइट पे लगवा सकते हैं। मान लीजिए एक आपने राइट हैंड में डेल्टॉइड में लगवा लिया है, दूसरा जो है वो लेफ्ट में लगवा सकते हैं, पर एक ही समय पे, ठीक है, एक समय पे कुछ लगाई जा सकती हैं, ठीक है। बट एडवाइस ये है कि थोड़ा सा उसमें गैप रखें, 3 महीने का, 6 महीने का। उससे जो इम्यूनिटी डेवलप होगी या एक दूसरे को जो न्यूट्रलाइज करने का जो इनका रिस्क है वो बहुत कम होगा, ठीक है जी। मुझे मिल गया। बिंदु जी ने यह सवाल पूछा था, बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी ये सवाल करने के लिए। दिल्ली से इन्होंने किया था, उन्होंने लिखा था कि व्हाट इज जनरल प्रोटोकॉल, ऑल वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन अ सिंगल डे, इफ नॉट देन व्हाट शुड बी द इंटरवल। तो ये इनका प्रश्न था जो आपने बताया है कि कोशिश यही करें कि गैप रहे तो बेटर इम्यूनिटी डेवलप होगी। जी डॉक्टर साहब, बस चलते चलते मुझे ये हमारे श्रोताओं तक जरूर आप पहुंचा दें कि कौन कौन सी बहुत जरूरी हैं जो उन्हें जरूर ध्यान देना चाहिए और लगवा लेना चाहिए। जी, तो जो अडल्ट वैक्सीनेशन है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें अभी जो है वी आर इन द डेवलपिंग फेज। अभी जो अडल्ट वैक्सीनेशन है उसको हम उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जैसे हमारा जो चिल्ड्रंस के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस्टेब्लिश है, ठीक है। जो हेल्दी अडल्ट्स हैं अभी वो नहीं सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन का उनको कितना ज़्यादा जो है बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में। बट मैं सभी से ये एडवाइस करूंगा कि जो है एडल्ट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, आप उनको लगवाइए। और खासकर अगर अंडरलाइंग किसी को डिजीज़ है, डायबिटीज़ है या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, क्रॉनिक स्टेरॉइड ले रहे हैं या मैलिग्नेंसी है, तो ऐसे केसेस में ये वैक्सीन आपको रिकरेंट वायरल और इन्फेक्शंस से बचाएंगी। आपका जो मॉर्बिडिटी है या एक हाई रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी होता है या रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन है, उसकी वजह से बहुत आपका जो है पैसा भी खर्च होगा, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े, वो आप जो है उससे बचे रहेंगे, ठीक है।
तो वैक्सीनेशंस को हम 3 में कैटेगराइज कर सकते हैं। वैक्सीन्स फॉर द अडल्ट, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, वैक्सीन्स स्पेसिफिक इन द प्रेगनेंसी, और एडोलेसेंट एज ग्रुप इन द गर्ल्स। ओके, तो गर्ल्स के लिए मैं कहूँगा कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन्स हैं वो 2 तरह की अवेलेबल हैं। यूजुअली जो इनका एज ग्रुप है वो 11-12 से लेके 17-18 तक है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में या डॉक्टर की सलाह पे इसको जो है आप जो है 25-26 साल तक भी ले सकते हैं, या कभी कभी अप टू 45 ईयर तक भी ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि जो कॉमन वैक्सीन हैं, हेपेटाइटिस ए है, बी है, MMR है, Tdap है, या स्पेसिफिक रीजन्स हैं जैसे जैपनीज एनकेफेलाइटिस है हमारे थोड़े ईस्टर्न रीजन में, यूपी में, वहाँ पे स्पेसिफिक ये दिए जाते हैं। कोविड वैक्सीन है, अभी बंद हो गया, अभी नहीं दे रहे हैं। जूस्टर वैक्सीन है, तो ये कॉमनली जो है अवेलेबल हैं। कुछ वैक्सीन्स गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, बाकी प्राइवेट में हैं। आपने जो है जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, उनसे बात करके सलाह करके आप ये वैक्सीनेशन जरूर कराइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो प्रिवेंशन है वही आपकी हेल्थ को अच्छे से आगे रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब। हमारे साथ रहे डॉक्टर प्रताप सिंह, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल में, और आज हमने बात की एडल्ट वैक्सीनेशन पर। तो सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, और अब इजाजत दीजिए शालिनी मित्तल को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब यहाँ आने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।